करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं। और ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है कि इतना ज़्यादा फ़र्क, बावजूद इसके कि 2013 में कीमतें क्या थी और आज 2021 में क्या है, उसके बावजूद अगर सड़क आज अब सस्ती बना रहे हैं तो ये सोच लें कि उन्होंने कितना बड़ा इस मुल्क के ऊपर डाका मारा है। और ये इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें, कौम के सामने लेके आए कौन जिम्मेदार है। अरबों खरबों के इल्जामात लगे, ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आए। इमरान खान अब का बस चले, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी के किन किन लोगों को जेलों में भिजवाया गया, क्या निकला उनके खिलाफ। 7 माह गुजर गए और अब फिर वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। शायद FIA धोन से धांधली से कोई फैसला कर दे अपना इमरान खान न्याजी और उनके जो, क्योंकि FIA तो प्योरली उनके अंडर है और नैब न्याजी गठजोड़ में भी कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताही, महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, बरतानवी अदालत के फैसले पर PMLN और गवर्नमेंट आमने सामने है। मीडिया टॉक के जरिए जवाब अल जवाब का सिलसिला जारी है और हर गुजरते दिन के साथ तनाज़े शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। PMLN अदालती फैसले को अपने हक में भरपूर इस्तेमाल कर रही है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तवील तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। अदालती फैसले को उन्होंने अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया और दावा किया कि मुझ पर और नवाज शरीफ पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन नैब और FIA एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। अब बरतानवी अदालत ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात पाकिस्तानी अदालतों में हैं। उन्होंने अदलिया से मुतालबा किया है कि शहबाज शरीफ के केसेस को यौमिया बुनियादों पर सुना जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके अलावा आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक तकरीब में नून लीग के दौर में सड़कों की तामीर में करप्शन का एक बड़ा दावा किया है और तहकीकात कराने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल ये है, बरतानवी अदालती फैसले पर PMLN का जश्न मुल्की केसेस पर क्या असर पड़ेगा। हाफिज़ ताही साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, आपके ख्याल में अब इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए फवाद चौधरी साहब भी जिन केसेस का जिक्र कर रहे हैं, मुल्की केसेस जो हैं इस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि एक धेले की करप्शन अभी तक साबित नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि आपने इसमें शहजाद अकबर साहब का भी, फवाद साहब का भी मौक़िफ़ सुना है, हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुना है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो चीज़ आई है इससे को पाकिस्तान में किसी केस पे असर पड़ेगा। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत करें, बिल्कुल ये होना चाहिए, चाहे वो केस शहबाज शरीफ साहब के हों, वो केस जरदारी साहब के हों, वो किसी के भी हों। ये जो नैब का या एहतसाब का या एहतसाब ब्यूरो 20-20, 25-25 साल केसों के फैसले ही नहीं होने, किसी तरफ केस लगना ही नहीं है, कौम को जो है, कौम को तो अब ये लगता है कि ये एक अजीब सा एक खेल है जिससे तमाम तर कोशिश के बावजूद और इमरान खान साहब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम ये देखते हैं कि तारीख पे तारीख है, कभी आप तफ्तीश में पेश नहीं होते। अभी FIA ने क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब के केस में कि जी वो तफ्तीश में ताउन ही नहीं कर रहे। और आप अगर अदालतों से रिकॉर्ड निकलवाएं, हमारे रिसर्चर जो हैं ये कभी बताएं कि कितनी कितनी पेशियाँ हो चुकी हैं, कितने कितने जो है वो अरसा गुजर चुका है, कभी गवाह नहीं, कभी वकील नहीं, कभी जो है कुछ और नहीं। तो ये अब ख़त्म होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर दूध का दूध और पानी का पानी कौम के सामने आना चाहिए। और अगर इन्होंने करप्शन नहीं की, इन्होंने ये चीज़ें नहीं की हुई तो वो भी कौम को पता चल जाए, की हैं तो वो भी पता चल जाए। लेकिन ये धेले का और आने का ये हिसाब जो है ये कौम को भी पता है, कौम जानती है कि किसने क्या कुछ किया हुआ है। इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब तक अदालतों से फैसले और हमारा निज़ाम अदल जो है इज्तिमाई तौर पर इन्हीं के केस नहीं, बाकी भी आप देख लें वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है। तो ये जो बरतानिया से जो चीज़ आई है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी चीज़ पे ये असरअंदाज हो सकेगी।
लेकिन चाहिए अब यही है कि ये जो एहतसाब है वाकई एहतसाब बने, बिला तफरीक एहतसाब हो, बिल्कुल सही, सबका एहतसाब हो। जिसने इस मुल्क को लूटा है, ये मुल्क जहाँ आके खड़ा हुआ है, तो अगर इसको हमने आगे लेके चलना है तो कोई निज़ाम तो वज़ा करना होगा ना, कुछ निज़ाम को ठीक करना होगा। और इमरान खान तो कह रहा है कि बिला तफरीक आओ। जब भी एहतसाब की बात आती है, इस्लाहात की बात आती है, हाँ वो एहतसाब के हवाले से हों, इलेक्शन के हवाले से हों, निज़ाम अदल के हवाले से हों, तो अपोजिशन उससे कुछ भाग जाती है। तो आखिर इस मुल्क में इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो खाली ये नहीं कि नून लीग के लिए ज़रूरत है, कोई भी करे, कोई भी इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को जिन्होंने लूटा है, आखिर किसी ने तो, ये जो आज हम जहाँ पे खड़े हैं, किसी का तो इसमें किरदार है ना इस लूट मार में। तो वो किधर हैं, कौन हैं? 30 साल से जो इक़्तिदार में हैं, उनका भी कोई किरदार होगा, कोई और भी होंगे, तो सबको सामने लाना चाहिए। और उसके लिए निज़ाम एहतसाब और निज़ाम अदल को बेहतर करने की ज़रूरत है। जी आमिर साहब। अच्छा, ये हम बात तो कर रहे हैं कि जी बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ का किया, मैं इस पे भी आ जाता हूँ, लेकिन आज की बड़ी खबर तो वो है ना जो अमेरिका में हो रही है कि पाकिस्तान कह रहा था हमें स्केप गोट ना बनाएं, और वो बाकायदा हमें ज़िबा करने की तैयारियाँ प्लान करके बैठे हैं। जो 22 सेनेटरों ने ड्राफ्ट बिल किया है और वो 2001 से सारी तहकीकात मांग रहे हैं, वो अपने जर्नैलों को भी कमेटियों में बुला के ऐवान में बात कर रहे हैं। तो हमारी तरफ तो घंटियां इसकी बजनी चाहिए कि एक तरफ 172 रुपये पे ओपन मार्केट में डॉलर खड़ा है और महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, और हम किस बहस में पड़े हुए हैं इस मुल्क के अंदर। यानी आपको मुस्तकबिल अपना सामने नज़र आ रहा है कि सैंक्शंस की तरफ जा रहे हैं वो लेके। अभी फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि टोटल ऑल वारंट है, गलत है, पाकिस्तान हमेशा से ताउन करता आ रहा है। 2001 से मैं वही पढ़ रहा था, अभी प्रेस रिलीज फॉरेन ऑफिस ने जारी किया। पाकिस्तान का असल इशू ये है कि हमारे फॉरेन रिलेशंस, अब हम तालिबान के लिए तो गुफ्तगू कर रहे हैं कि दुनिया मान ले, फलाना मान ले, भाई जो वो मक्को हमारा ठपने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया और अमेरिका मिलके, हमें तो अब इस तरफ आना चाहिए। इसका ठोस जवाब तमाम पार्लियामेंट, तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के, कि पॉलिसियाँ तो सब ने चलाई हैं, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत करती रही, नून भी करती रही, खान साहब भी कर रहे हैं। ये तो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे पहले यहाँ पे, ये तो उसके दाई थे। तो अब हमें अपनी उन पॉलिसियों को देखना चाहिए कि IMF कह रहा है 174 पे ले जाओ डॉलर को, उधर से सैंक्शंस की बात हो रही है, तो ये इसके असर हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं, पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी के ऊपर आ रहे हैं। हम लगे हुए हैं, वो बरी हो गया, ये बरी हो गया, निकला 3 साल में भी कुछ नहीं ना जी, चाहे वो एक तरफा एहतसाब है या वो 2 तरफा एहतसाब है, वो शफाफ हो, वो जैसा भी है। क्या निकला आपने? आपके अपने खर्चे के अलावा और जुर्माने भरने के अलावा बरतानिया में मिलियन पाउंड्स के हमें क्या मिला है? अब आज आप कह रहे हैं सड़कें बना लें, नाप लें। एहसन इकबाल ने कह दिया, FWO ने बनाई और चाइनीज़ ने बनाई हैं, जाके एहतसाब कर लें कि जो रेट हमने उनको दिए थे। तो एहसन इकबाल प्लानिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने जो जवाब दिया, पहले भी इसी तरह FWO का नाम आया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, उसके बाद वो बहस ही ख़त्म होगी कि जी किसने बनाया, मरियम के कुड़म ने बनाया, नहीं बनाया। तो भाई इन बहसों में 3 साल के बाद, नैब के बाद आप FIA को ले आए। आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? आज आपकी पार्लिमानी पार्टी में आपके MNAs ने प्राइम मिनिस्टर से कहा, वो कह रहे थे हलकों में जाओ ना, कहा जी कैसे जाएं? तारिक बशीर चीमा ने कहा हम कैसे जाएंगे जब हमारी महंगाई से लोग ऐसी की तैसी फेर देंगे? क्या जवाब देंगे? सरवर खान कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मतलब चौधरी निसार साहब से मैं मिलूंगा, उनकी गुफ्तगू हो रही है, वो कह रहे थे तारिक बशीर चीमा साहब से कि जनाब अगर वो इधर आए तो मैं तो गया, मैं अपना ही कोई काम करूंगा। मतलब आप किसी तरफ ना पार्टी आपकी मुतमईन है, आपको तो सबको लेके चलना चाहिए इस ऐसे वक्त में जब हम पे एक मुश्किल वक्त आ रही है। बहुत अच्छी बात है, सऊदी अरब की आज शौकत तरीन ने खुशखबरी सुनाई है कि डेफर पेमेंट पे आयल का मुआहदा होने जा रहा है। लेकिन आप ये देख लें कि सऊदी अरब ने आधा मिनट लगाना है अगर अमरीकी सैंक्शंस की बात चल पड़ी। वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो इंडिया की इन्वेस्टमेंट से भागे हैं क्या? इस्लामी भाईचारा अलग, बिजनेस अलग, वो ठीक ठाक, मतलब ये आज से नहीं हो रहा, ये सऊदी पॉलिसी काफ़ी अरसे से बन गई है। सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान को नहीं कह सकते, किंग अब्दुल्ला, वो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला थे मरहूम, और किंग बने वो तब भी उस तरफ चले गए थे। ये सारी पॉलिसियाँ दुनिया भर में चेंज हो रही हैं। हम किसका मुकदमा, किसके साथ लड़ रहे हैं? हमें अपना मुकदमा लड़ना चाहिए दुनिया में। जो ये अब भागदौड़ आपको नजर आ रही है वजीर खारजा साहब की, अयाज साहब हंसते भी होते थे कि ये मुल्तान और इस्लामाबाद के अलावा सफ़र नहीं करते थे। इनको ये 1.5 साल पहले जब हम मुआहदा कराने जा रहे
थे, तालिबान को बिठा रहे थे अमेरिका के साथ कतर में, उस हमें ये सब चीज़ें पता थी, फोरसी कर ली गई थी। तो ये जो हिकमत अमली थी, आप अकेले ट्रंप के चक्कर में पड़े रहे और बाइडन वाली पार्टी से आपने बात ही नहीं की। आपको तो सब तरफ होना चाहिए था। अब आप भाग रहे हैं, मुलाकातें भी नहीं हो रही, मजाक भी बन गया है। तो खुदारा कुछ सोच लें कि ये कब तक आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ खेलते रहेंगे। वो तो भाई अब आप पीछे रह गए, वो केस निकल गया है आपके हाथ से। पीएमएलएन ने यूके से आपकी विकेट पे आपको छक्का मार दिया है और ग्राउंड के बाहर गेंद गिराई है, और अब आप 4 दिन से तिलमिला रहे हैं, हर तरह की मुख्तलिफ वजाहतें दे रहे हैं। वो गेम आपसे रह गई है। जी आया साहब। अच्छा, वो जो राना साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, लेकिन अभी जाहिर है वो जस्ट अ बिल, प्राइवेट मेंबर्स से 22 उसमें बिल्कुल है। मेरी असेसमेंट ये है कि वो जो बाइडन को प्रेशराइज करने के लिए वो बिल है, जाहिर है वहाँ पे भी ये डिबेट बड़ी शिद्दत से हो रही है कि अमेरिका को इतनी तेज़ी से वहाँ से नहीं निकलना चाहिए था। जाहिर है कुछ वक्त और ठहर के चीज़ें ठीक करके निकलना चाहिए था। तो वो तो आना है, वो प्रेशर बिल्कुल बाइडन पे आना है। अल्लाह ना करे कि इस हद तक वो चले जाएं कि हमारे ऊपर सैंक्शंस आ रही हों, लेकिन मेरी इस वक्त की आज तक की असेसमेंट ये है। रही बात शहबाज शरीफ साहब की, और आपने कहा मुल्की केसेस पे बिल्कुल असर पड़ेगा। इस तरह असर पड़ेगा कि अब अगर उनके खिलाफ कोई आएगा फैसला तो वो बिल्कुल आराम से कहेंगे देखें ये फ़र्क होता है बरतानिया की अदालत का और पाकिस्तानी अदालत का। यहाँ चूँकि FIA इमरान खान के अंडर है, नैब न्याजी गठजोड़ है, इसलिए ये फैसला ठीक नहीं है। फैसला वही ठीक है जो बरतानिया से आया था। इस हवाले से क्योंकि बयानिए की जंग है दोनों में, गवर्नमेंट में भी बयानिए की जंग और PMLN में भी। वो कहते हैं जी वो जैसे आज फिर इमरान खान साहब ने कहा जी सड़कें उस दौर में इतनी महंगी बन गई, आज हम सस्ती बना रहे हैं, तो फिर उस 2013 में कैसे इतनी महंगी बन गई। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया हुआ है आज के और उस दौर के जो रेट्स थे। उस सीमेंट, बजरी, जो चीज़ें भी ज़ाहिर है वो सड़क की बनाने में इस्तेमाल होती है, उस वक्त तो रेट ही कुछ नहीं होगा उस हवाले से। अगर ये आज सस्ती बना रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है ये सवाल तो पैदा होता है। लेकिन बयानिए की जंग आज की तारीख तक PMLN जीत गई है। अब वो बिल्कुल एक और तासुर अब PMLN दे रही है इस मुल्क में कि चेंज आने वाला है, क्योंकि ये देखें ये केस भी ख़त्म हो गया और नवाज शरीफ साहब ने भी कल कह दिया कि अगर मुफाहमत से मसले हल होते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। तो वो अब ये तासुर देने की कोशिश मुसलसल कर रहे हैं कि कोई चेंज आने वाली है और उनका माहौल बनने वाला है, और इसलिए नवाज शरीफ साहब की तकरीरें भी ठंडी पड़ गई हैं और ज़्यादा सख्त बातें नहीं हो रही। तो 12 फर्क तो पड़ेगा। जी फैसल साहब। अच्छा, ये आमिर साहब की भी और रियाज साहब की भी ये बात बिल्कुल जो है वो ठीक है कि जो अमेरिका में होने जा रहा है वो बहुत अहम इशू है और हमें इस पे जो है बड़ी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आप इस मुल्क का एक अलमिया देखें, आप वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुन लें, आप अपोजिशन की तकरीर सुन लें, इसमें इस सबसे अहम तरीन मामले का तस्करा ही नहीं है। तस्करा क्या है कि मैं ईमानदार हूँ, तुम चोर हो। यही बात जो है शहबाज शरीफ साहब ने कही है, यही बात जो है वो इमरान खान साहब ने कही है। और 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए, अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, दोनों को सिर्फ इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जो है एक दूसरे को चोर साबित करने का और अपने आप को ईमानदार साबित करने का जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। खुद ही जो है वो अपनी फतह के झंडे भी गाड़ देते हैं, खुद ही जो है वो सामने वाले की नाकामी का ऐलान भी कर देते हैं, खुद ही जो है वो मिठाइयाँ भी बांटना शुरू कर देते हैं। ना ये समझ में आता है कि मिठाई इन्होंने किस लिए बांटी थी, ना ये समझ में आता है कि सामने वाले को उन्होंने चोर क्यों साबित किया था। अब एक आम आदमी को तो जो है इस सारी सूरत हाल से ना किरायत आने लगी है। यानी कि आप गफलत का आलम देखें कि ये दोनों हुकूमत और अपोजिशन आम आदमी के मसाइल पे जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। ना इनकी मुल्की मसाइल पे नज़र है, ना इनकी जो है वो आलमी मसाइल पे नज़र है कि इस वक्त दुनिया में क्या सूरत हाल हो रही है, क्या तब्दीली आ रही है। इतना बड़ा इशू हुआ था, आज तो आपको और अमेरिका की पाबंदियों के अलावा कोई बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आज तो शहबाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को मिलकर तय करना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर पाबंदियाँ लग जाती हैं तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, कौन कौन लोग हमारे साथ खड़े होंगे, वो पाबंदियों की नौयत जो है वो किस तरह हो सकती है, इन पाबंदियों को रोकने की अपने क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए। लेकिन कोई बात ही नहीं है, तस्करा ही नहीं है, वहाँ भी नहीं है, मीडिया में भी नहीं है। यही डिबेट है कि आप चोर हैं, वो डाकू है, मैं ईमानदार हूँ, हमारी ईमानदारी को सर्टिफिकेट मिल गया। आमिर साहब ने भी बोला कि फतह के झंडे गाड़ दिए, पता नहीं अपनी पिच पे क्या अजीब व गरीब सी मिसाल दी, समझ में भी नहीं आई कि क्या दिया थे आमिर साहब पिच पे, उन्होंने छक्का मारा है। तो ये इसी तरह के बस मामला चल रहे। मीडिया आपके लिए नहीं थी बात, ये आम आदमी को समझ आती है। आम आदमी को ये बात समझ आती है, कराहत को करायत कहने वाले को नहीं समझ आती। जी जी बिल्कुल। चले
ठीक जी। है, बिल्कुल ठीक है। जी इलियास साहब। देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी जो भी है, जो NCA ने उनके बारे में दिया है तो वो बिल्कुल क्लियर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, और उस पर उन्होंने वजाहत की है, तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के जो थे अकाउंट में पैसे भेजे थे वो क्लियर कर दिए। तो मैं भी क्लियर हो गया, मेरा बेटा भी क्लियर हो गया। तो जबकि गवर्नमेंट वाले ये हुकूमती जो हैं वो टीम वो ये मान ही नहीं रही। आप देख लें, वो मुसलसल कह रहे हैं यही कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और केस इधर भी चल रहे हैं उधर भी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इधर साबित करेंगे, हमारे पास सारी मनी ट्रेल है कि पैसे इधर से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ये अब देखना आइंदा दिनों में कि ये क्या सबूत पेश करते हैं कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह पेश करते हैं, क्योंकि तमाम जो इस तरह बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं वो पैसा बाहर से इसी तरह वाइट करके लेके आया करते थे पहले माजी में, क्योंकि अब तो सख्ती हो गई है। लेकिन अब इस सूरत हाल पर इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी तरफ भी कि साबित करने के लिए अगर वहाँ से क्लियर हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया वो जो है कि मौक़िफ़ ठीक हो जाता है कि जी हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। अब ये 25 बिलियन की तो इन्होंने निकाली हुई है कि ये जी इस तरह गए, बैंकर्स पकड़े हुए हैं, FIA ने काम तेज़ कर दिया, बैंकर्स पकड़े गए, उनकी रिकॉर्डिंगें भी ली हैं कि जिसमें उन्होंने बता रहे हैं कि जी हमसे अजीब अजीब बयान लिए गए। ये सूरत हाल है, ये पेचीदा होती जा रही है क्योंकि कानून अदालत ने फैसला करना है अभी। तो इस पर ये है, शहबाज शरीफ साहब तो अब आज बड़े डटे हुए थे, कह रहे थे कि जी इस पर हम कोई नहीं ऐसा मसला, हमें क्लियर मिल गया, क्लीन चिट मिली उधर से, NC की जानिब से बरतानी कोर्ट ने भी दी है। तो अब ये जो सूरत हाल है कि यहाँ लाहौर जो चल रहा है FIA की कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें देखना है कि क्या है, उधर पेशियाँ तो लग रही हैं इनकी, सबूत वगैरह दे रहे हैं ताकि जो सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें निकाल रहे हैं, इसके लिए अगर ठोस शवाहिद ना हुए तो फिर ये केस इनके लिए बड़े फेवर में जा रहा है मुस्लिम लीग नून की। ठीक है लियास साहब, आप कब क्यों आगे आप ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, जाली कोरोना सर्टिफिकेट का कारोबार अरूज पर है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि गवर्नमेंट अब कैसे निपटेगी, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पहली अक्टूबर से जो बंदिशें हम लगा रहे हैं या जिनकी तौसीक की जा रही है या जिनके अंदर कमी की जा रही है, उसकी बुनियाद किसी भी शहर के अंदर वैक्सीन कितनी लगाई गई है उसकी बुनियाद पर होगा। कम से कम 40% जो है आबादी का, इस आबादी का जो 15 साल से ज़्यादा उम्र की है, उनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका हो। एयरलाइन फ़्लाइट्स के अंदर जो है सिर्फ 18 साल या ऊपर के वो लोग जो दोनों डोज वैक्सीन की यानी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करा चुके हैं ट्रैवल कर सकेंगे। अंदरूनी इज्तिमात के अंदर 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त थी, उसको बढ़ा के 300 किया जा रहा है। जो 30 सितंबर तक बंदिशें थीं वो उनको आगे भी 15 अक्टूबर तक ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, गवर्नमेंट की कामयाब हिकमत अमली के बायस कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के बायस NCOC ने 1 अक्टूबर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर और स्कर्दू समेत 8 शहरों में पाबंदियां मजीद नरम करने का फैसला किया है। तहम वैक्सीन ना लगवाने वालों को खबरदार किया गया है। अगर 1 अक्टूबर तक वैक्सीन ना लगवाई गई तो उन पर बंदिशें मजीद सख्त कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ ही बड़े शहरों में जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने का धंधा अरूज पर है। चंद हज़ार रुपए के एवज वैक्सीन लगवाए बगैर कोरोना सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में कार्रवाई करके जाली सर्टिफिकेट बनाने वाली 2 लैब्स को बंद कर दिया। और इसी माफिया ने बरतानिया में मुकीम लीगी कायद नवाज शरीफ का पिछले दिनों पाकिस्तान में कोरोना सर्टिफिकेट बना दिया था, जिसके बाद वैक्सीनेशन के अमल पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये जो जाली कोरोना सर्टिफिकेट का कारोबार अब अरूज पर है, आपके ख्याल में अब गवर्नमेंट को क्या इससे निपटने के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट के जो अदारा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इधर जो पूरे पंजाब में है, फेडरल में है, जो दूसरे सूबों में, सिंध में भी है, इनमें ये देखें इनके अपने ही मुलाजमीन निकाल के और जाली सर्टिफिकेट देके एंट्रियाँ कर रहे हैं, उसमें एंट्री करके उसमें नादरा में भी भेज रहे हैं। और उस सिस्टम में जो अपने एंट्री करते हैं तो दूसरे सिस्टम में चले जाता है और जाली फिर उसके कार्ड वगैरह इशू कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए वो पहले तो 4-5 हज़ार रुपये ले रहे थे, अब तो इतना ज़्यादा लोग ये कारोबार करने लगे, 1500 रुपये के एवज भी मिल जाती है वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट वगैरह, नाम भी इंदराज हो जाता है। और बिल्कुल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे होंगे कि जी ये आके हमसे वैक्सीन के ये सर्टिफिकेट बनवा लें। और ये काम चल रहा है। लाहौर में भी कितने 10-12 पर्चे हुए हैं इस पर। किडनी सेंटर में 18 बंदे निकाले गए, एक्सपो सेंटर में निकले, शादरा में। तो ये सारा इजीली हो रहा है, इजी पैसा देके लोग अपना वैक्सीन नहीं लगवा रहे और ये काम करवा रहे हैं, अपना कार्ड बनवा रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं पंजाब में
4.5 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो है इनका अपना स्टाफ मिला हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट का, और वो मिल के इस तरह कर रहे हैं। और इसमें तमाम जो क्या करते हैं इसी तरह प्रोटोकॉल के ज़रिए, बल्कि इसके ज़रिए वो पैसा कमा रहे हैं। जिसको लगवानी होती है वैक्सीन उसके लिए प्रोटोकॉल के ज़रिए गाड़ी जाती है उसके घर जाके, वैसे कार्ड भी इश्यू कर दिया जाता है और वैक्सीन भी नहीं लगाई जाती। इस तरह इजीली काम सारा सिलसिला चला, लेकिन अभी पकड़ दकड़ इतनी तेज़ी से नहीं की जा रही जितनी कि पहले हो जाती थी। लेकिन अब इसको रोकना होगा, अगर नहीं रोकेंगे तो ये इसी तरह चलता रहेगा और ये लोग खतरे का सबब बनेंगे दूसरों के लिए। जी अयाज साहब, ये रोकना होगा, जाहिर है ये गलत चीज़ है। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना सकती है कि इस कारोबार को बंद कर सके? नहीं, सिंपल सवाल है नहीं। उसकी वजह ये है कि आप देखें, हम बड़ा शोर कर रहे थे, इंडिया को बरतानिया ने रेड लिस्ट से पहले निकाल दिया, हमें बाद में निकाला। मुझे याद है 70s और 80s में ना यहाँ पीसी की एक वो चलती थी इस्तेलाह, लोग तस्वीर चेंज करके किसी दूसरे के पासपोर्ट पे बाहर जाया करते थे। अमेरिका बहुत से लोग गए उस दौर में। बरतानिया वो वाहिद मुल्क था जहाँ पे लोग ये रिस्क नहीं लेते थे क्योंकि वो पकड़ लेते थे। ज़ाहिर है वो हुक्मरानी करके गए हुए थे, उन्हें हमारे मिजाज का पता था। हमारे यहाँ जालसाजी बढ़ती गई है, कम नहीं हुई, और किसी गवर्नमेंट ने माजरत के साथ कोशिश भी नहीं की कि इन चीज़ों पर काबू पाया जाए। मशकूक आप 50 करोड़ लोगों को लगा दें, लेकिन जब कोई इस तरह के वाक़यात आते हैं तो सारी आपकी एफर्ट मशकूक हो जाती है। और सेहत के उसके नाम पे जब आप लोगों को सर्टिफिकेट जारी कर रहे होंगे तो इससे ज़्यादा और क्या दुनिया में आप अपना नाम बना रहे होंगे। तो हमारे बेड़ा गर्क ऐसे ही नहीं हुआ इस मुल्क में। हर चीज़ इतनी ज़्यादा ज़वाल पजीर हुई है। आप एजुकेशन में देख लें क्या हालत होगी। अभी सिंध में वो जो टेस्ट हुए थे 1% लोग कामयाब नहीं हो सकते एजुकेशन। अलबत्ता ये पंजाब को क्रेडिट जाएगा शहबाज शरीफ के दौर में कि यहाँ पे नकल पे जिस तरह काबू पाया गया, उस तरह की हर इदारे में एफर्ट करनी पड़ेगी फिर कहीं जाके। लेकिन मेरे ख्याल इधर किसी का ध्यान न जाता है न जाएगा। जी हाफिज ताहिर साहब जी, गुजारिश ये है कि ये मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन इसको बहरहाल रोकने के लिए इक़दाम तो किए जा रहे हैं। अब एक यहाँ पर 22 करोड़ अवाम है, कोई घर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर किसी से मंगवा लेता है या कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसकी वजह से बहरहाल बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत लगी हुई है। और आपने देखा है कि एक दो चीज़ों में जो एक्शन भी हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और हो भी रही हैं, तो मिलकर कोशिश करनी होगी। लेकिन बहरहाल इज्तिमाई एतबार से एक अरब मुल्क में, जो हमारे अरब ममालिक में तो बड़ा कंट्रोल और बड़ा वो है, वहाँ आप देखें हर तीसरे दिन खबर आती है कि 2 बंदे 3 बंदे इसी में जाली सर्टिफिकेट में गिरफ्तार हो गए। फिर एक और भी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ से तो बाद लेबॉर्ट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर बाद में हुकूमत ने एक्शन भी किया है, जिनकी वजह से एक सबब वो भी था हमारा के वीजे जो बंद हुए, तो कि वो सर्टिफिकेट दे रहे थे कोरोना के नेगेटिव के, और जब वहां जाके चेक करते थे तो वो कोरोना पॉजिटिव। तो ये एक बहरहाल मसला है, इस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए हुकूमत को भी और लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि वो बजाय इसके उससे नुकसान तो लोगों का भी होगा ना, जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा कल बीमार होगा और उसकी वजह से नुकसान होगा, तो वो अपना भी ख्याल करें और कौम का भी ख्याल करें। सही जी आमिर साहब। देखें, हम मिन हैसुल कौम ज़मीर मुर्दा और चोर हैं। पहले हमें ये कन्फेस करना चाहिए कि हम दुक्की 2 नंबरी नौसरबाजी करने से बाज आते नहीं हैं। हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं अगर वो दूसरों पे लागू हो रही हो। बिल्कुल हम तैयार होते हैं नसीहत करने के लिए, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। 26 या 27 जुलाई को इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मुल्तान में इस वक्त 1200 से 1500 रुपये रेट है, और मैंने कहा था स्पेशल ब्रांच 1 मिनट में चोर पकड़ सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है लंबा चौड़ा काम करने की। साथ मैंने ये कहा था आप चेक कर लें जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और जो डीसी, मैंने पंजाब के लिए लफ्ज़ यूज़ किया था, बाकी तो आप छोड़ दें, इस बात के कायल नहीं है ना कि वैक्सीन लगनी चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा जाली सर्टिफिकेट तैयार हो रहे हैं। आपने मुल्तान में ही देखा है FIA ने जाके 6 लोग पकड़े, लेकिन कब पकड़े? जब रेड लिस्ट में भी हम फंसे रहे, क्योंकि इब्तदा में जब चीज़ें निकलती हैं आप फ़ौरन एक्शन ले लें, रहम ना खाएं लोगों पे। आप नवाज शरीफ का नाम आने पे भाग पड़े। भाई आपको बता रहे हैं लोग, और सबको पता होता है कि ये काम कैसे हो रहा है।
क्योंकि ये कोई इतना बड़ा फलसफा नहीं है कि आप इसको पकड़ भी नहीं सकते। अब भी वक्त है, हमें इसी तरह हर चीज़ के ऊपर जाके चेक करना होगा। बहरहाल गवर्नमेंट ने बेस्ट फैसला किया है। वैक्सीन पे मैं हमेशा से कहता आया हूँ। अब जैसे स्कूल के बच्चों के लिए फाइजर, अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से भी हम मांगे तांगे की वो कोवैक्स प्रोग्राम में यूएन के हमें अमेरिका दे रहा है, बहुत अच्छा किया है। सब लोगों को चाहिए अपने बच्चों को, वो चाहे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बच्चे पेरेंट्स को मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा आके स्कूल में या बाहर से आके गले मिलते हैं। और इनको कुछ हो ना हो, ये बड़ों को फंसा देते हैं। तो कम से कम गवर्नमेंट ने एक बड़ा बोल्ड फैसला किया, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। सराहते हुए उसकी कामयाबी के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए कि खुदारा जाएं, सब बच्चों को, बड़ों को वैक्सीन लगवाएं। और जिन लोगों ने पैसे दे के सर्टिफिकेट ले लिए हैं वो दोबारा जाके लगवा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट मना करेगी कि ये मेरा जाली सर्टिफिकेट था, वो भी लगा देगा जिसने पैसे लिए ना, क्योंकि उसका नाम आ सकता है। लोगों को जाके तड़ी लगानी चाहिए कि तुमने हमारी की थी, हम अब लगवाना चाहते हैं। वो आपको वैक्सीन लगाएंगे और दर्ज किए बगैर लगा देंगे। जी फैसल साहब, एक तो जाली सर्टिफिकेट जो है वो तो बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है कि हर शोबे में जो है वो हमने तबाही मचाई भी है, तो उसी का एक तसलसल है। कोई इतनी कोई बात नहीं है जो आमिर साहब कह रहे हैं। हम रहसुल कौम जो है वो 2 नंबर हो चुके हैं, सही बात है आमिर साहब की, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन ये कोरोना के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि कोरोना में इजाफा हो रहा है, कमी हो रहा है। इसकी कोरोना की जितनी भी हमने इमारत तैयार की पाकिस्तान में, उसकी बुनियादों में, उसके पिलर में कहीं साइंस शामिल नहीं थी। तो अब चाहे आप नाम दे दें, जिसको अब चाहे नाम दे दें कि इसमें जो है वो इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। यहाँ एक बंदा को कैंसर था, उसको पॉजिटिव आ गया, उसका इंतकाल हो गया, उसको भी आपने कोरोना के खाते में डाल दिया। बंदे हार्ट का पेशेंट था, उसको पॉजिटिव आ गया, उसका इंतकाल हो गया, उसको भी आपने कोरोना के खाते में डाल दिया। किसी ना बीमार के ना बनने वाले के आज तक की तारीख में पाकिस्तान में कोई क्लिनिकल जो है फीचर जो है वो तैयार नहीं हुए। तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि कोरोना बढ़ गया, कोरोना जो है इतने लोगों की जो है वो जान लेने का सबब बन गया। कोरोना की वैक्सीन जो है वो लाजमी तौर पर लगानी चाहिए, इस पर किसी किस्म की जो है वो रियायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें एक चीज देखनी चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि दीगर कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, उस पर हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, वहां मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या हम वो उस पर हमने इस 2 साल में उस पर हमने नजर रखी कि वो वैक्सीन जो ज्यादा अहम है। कोरोना तो इस पर जो सूरत-ए-हाल है ना, किसी न किसी शक्ल में जो है हर दूसरे आदमी की शक्ल बॉडी में एंटीबॉडी की शक्ल में दाखिल हो चुका होगा। हम तो एंटीबॉडी का कोई टेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन भी आपके जिस्म के अंदर जो एक जाली वायरस डाला जाता है ना, तो इसके अंदर ओरिजिनल वायरस जा गया, उसको तो वैसे कोरोना की जरूरत नहीं है। लेकिन चले हम इस बहस से बाहर निकलते हैं। लेकिन वो जो बीमारियां हैं, चेचक है, पोलियो है, दीगर बीमारियां हैं, क्या उसकी वैक्सीन लग रही है? ये 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कि हमने ऐसी गफलत का मुजाहरा तो नहीं किया, इस पे किसी की नजर है? नहीं है नजर किसी की। ये ज्यादा संगीन मामला है। खुदा के वास्ते आर्टिफिशियल कामों से बाहर निकले, हकीकी मसाइल पे तवज्जो दें। ठीक है, फिर को पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है बरतानिया की दौरा मनसूखी पर मौफ़ी। हम सवाल ये रखेंगे, क्या इस मौफ़ी से नुकसान की तलाफी हो पाएगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी और प्रेशर काम कर गया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर बाज़ाब्ता माफ़ी मांगी और आइंदा साल पाकिस्तान के दौरे का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने भी PCB से रब्ता किया है और दिसंबर में दौरे पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। उधर PCB में इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सवाल यह है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर माफ़ी, क्या इस माफ़ी से जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी हो पाएगी? इस पार्ट में हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ होंगे, सलीम खालिक साहब हमारे साथ होंगे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और अयाज खान साहब हमारे साथ हैं। मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहूँगी। जाहिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो माफ़ी की खबरें हैं, आपके ख्याल में वो जो एक इमेज गया पाकिस्तान का, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेट के लिए, उसकी तलाफी हो सकेगी? देखें दुआ, जो नुकसान पहुंचना था पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के यहाँ से वापस जाने पर और फिर अचानक जो है इंग्लैंड के दौरे की मनसूखी से, वो तो पहुंच चुका है। इसके जवाब में जो नए चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उनका कहना था कि कम अज़ कम बंदा आलमी सतह पर अपनी आवाज़ उठाए, सबको एहसास हो कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में रमीज़ राजा कामयाब हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी साथ दिया भरपूर किस्म का। और जब से ये वाक़या पेश आया कि इंग्लैंड की टीम वापस पाकिस्तान में नहीं आएगी 2 T20 मैच खेलने के लिए, आपको ये भी बताऊँ कि उनकी
IPL को बचाने के लिए ये मैचेस पहले 15 और 16 को खेलने जाने थे, फिर 13 और 14 अक्टूबर को किए गए थे ताकि एक दिन पहले जाओ और फिर टीम में जो है सुकून के साथ अरब इमारत में जा सकें। तो इस मकसद में तो PCB रमीज़ राजा हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हुई और एक अच्छा शगुन कहना चाहिए कि जब से ये वाक़या हुआ उसके बाद पहली दफ़ा देवयान वटमोर उनके सरबराह हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के, पहली दफ़ा उन्होंने अपने लब खोले और ये तस्लीम किया कि हमने नंबर एक तो उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, जो पहले र्यूमर्स आ रही थी, खबरें आ रही थी कि प्लेयर्स से पूछा गया है, प्लेयर्स क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने शायद ये कहा है कि वो पुरसकून जगह नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उनका कहना था कि ये बोर्ड ने खुद ही देखते हुए को ये फैसला किया था। उन्होंने गोया कि गेंद अपने कोर्ट में डाल रही है, प्लेयर्स को इससे बरी कर दिया। तो ये एक अच्छा शगुन कहना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि वो कहते हैं कि अगले साल हम आने के लिए तैयार हैं, तो इसमें 3 टेस्ट या 5 वनडे या मे भी कोई खास 2020 भी हो, लेकिन इसमें आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले बहाल हो चुकी है, सिर्फ न्यूजीलैंड ने जो जल्दबाजी में फैसला किया उसका नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को, और तवक्को की जाती है क्योंकि जैसा कि वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से भी अभी राब्ते में है PCB, और उम्मीद है कि आइंदा टीमें आएंगी और PSL भी हो गई, यहाँ पे आजकल नेशनल T20 भी हो रही है। ठीक जी, मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगी। यही मेरा सवाल आपसे, अब जो नुकसान हुआ है आपके ख्याल में इस मौफ़ी के बाद उसकी तलाफ़ी हो सकेगी? ज़ाहिर है एक ब्लॉकेज तो आई ना कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में इस मौफ़ी के बाद जो इम्प्रेशन गया है ओवरऑल वो एक कितना पॉजिटिव है और उसका क्या असर हो सकता है? दुआ मस्बत तासुर गया है इस इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वॉटमोर की जानिब से ये कहने के बाद कि आइंदा बरस इंग्लिश टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। 15 बरस से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई है। 2006 में आखिरी मरतबा उसने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो मैं समझता हूँ कि बर्फ पिघलना शुरू हुई है और ये बड़ी खुशाइन बात है। वो जो लोग हमारे मुखालफिन खुश हो रहे थे कि अब पाकिस्तान से गई क्रिकेट, न्यूजीलैंड चली गई, इंग्लैंड नहीं आई, मुझे तो लग रहा है कि अगर रमीज़ राजा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से बात करें, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, क्योंकि ये सारे सफेद चमड़ी वाले एक हैं। अगर इंग्लैंड ने कोई स्टेप ले लिया है तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया भी उसको फॉलो करेगा। और जो उनकी लान तान हो रही है, जो अंदर से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ उनके पेज, उनके जो मीडिया के लोग, तमाशाई सब जो लान तान कर रहे थे, उसका असर जरूर हुआ है। और फिर जिस तरह जाहिद साहब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी साथ दिया और एक वाज़े दिया। अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेते, उन्होंने कह दिया, माइकल वॉन तो कह रहे थे कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें, तो रमीज़ राजा ने कैटेगोरिकली कहा कि हम जो है अब अगर खेलेंगे तो अपने मुल्क में खेलेंगे और दूसरा मुल्क आकर खेलेगा तो खेलेंगे। मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। तो मिर्ज़ा साहब, आप इसे रमीज़ राजा साहब चेयरमैन PCB उनकी कामयाबी समझते हैं कि बड़ी कामयाब सिफारतकारी के उन्होंने ये तस्लीम किया कि उनका ये फैसला गलत था जो माफ़ी मांगी गई? देखिए, रमीज़ राजा का स्टैंस बड़ा जबरदस्त था और ये स्टैंस तो वसीम खान को भी इस हवाले से बयान देना चाहिए था। अब तो वो अब चले गए, 1 फरवरी को अगले बरस उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, लेकिन आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या हुआ, बहुत उन पर तनकीद होती रही। कहते हैं कि गैर मुल्की टीमें लेकर आए। मेरे ख्याल में ये काम वसीम खान साहब को करना चाहिए था, क्योंकि वो कहते चले आए हैं कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल से, और दोनों ने हमें जो है ना डिच किया है। तो अब ये खुशाइन बात है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गलती को तस्लीम किया है, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जी, सलीम खालिक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं बरतानिया की दौरे मनसूखी पर मौफ़ी को? अब जो एक इम्प्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, उस नुकसान की, क्या आपको लगता है इससे वो तलाफी मुमकिन हो पाएगी? देखें, इंग्लैंड ने जो नुकसान पहुंचाना था वो नुकसान तो पहुंचा दिया और आया नहीं, लेकिन ये बयान यकीनी तौर पर खुशाइन है इयन वॉटमोर का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लैंड की टीम कोई खास तौर पे नहीं कह रही कि हम अभी नहीं आए तो हम अगले साल आ रहे हैं। अगले साल का दौरा जो है वो भी बहुत पहले से तय है। ये जो 2 मैच हो रहे थे ये एक्स्ट्रा मैचेस हो रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि हम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो इस पे, क्योंकि इंग्लैंड की आदत है, पहले तो कहता है कि जी बहुत अच्छे इंतजाम हैं, टीम भेजी, मुतमईन है, बाद में कोई बहाना बना लेता है। तो अभी भी बहुत टाइम है, वो अपने सिक्योरिटी को खुद भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन होगा। उन्होंने फाइनल कमिटमेंट नहीं किया उन्होंने, लेकिन बात मानी, ये बड़ी बात है। इसके लिए भी एक इनके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ा। उनके अपने जो क्रिकेटर्स हैं वो भी उनको कह रहे थे कि यार तुम लोग क्यों इस दौरे से दस्तबरदार हुआ है। उन्होंने अपने प्लेयर्स पे मलबा गिराया, लेकिन वो प्लेयर्स एसोसिएशन ने कहा कि जी हमने तो पूछा ही नहीं हमसे किसी ने। तो एक तरह से इयन वॉटमोर साहब जो हैं वो फंस चुके थे बुरी तरह, तो उनको सामने आकर बात करनी चाहिए थी और की उन्होंने, काफी लेट बात की, लेकिन पॉजिटिव है। अब उनकी अगर टीम आ जाए अगले साल जो शेड्यूल टूर है उस पर, तो ये बहुत बड़ी बात होगी।
क्योंकि आगे से जैसे इकबाल बेग साहब ने भी कहा कि ये सारे मुल्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो सलीम खालिक साहब, वेस्ट इंडीज ग्रीन सिग्नल तो उन्होंने दे दिया, आपके ख्याल में अब जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी वेस्ट इंडीज, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश और इवन साउथ अफ्रीका, इन लोगों को कोई मसला नहीं है, ये लोग आते रहेंगे पाकिस्तान में। असल मसला है इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का, इन टीमों का मसला है। असल की ये लोग जो हैं, ये नखरे इनके ज्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया का। ये लोग फिर एंड टाइम पे मना कर देते हैं, मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। पटाखा भी फट जाए कोई तो ये कहते हैं जी हम नहीं आ रहे, क्योंकि इनके अपने मफाद भी होते हैं। इंडिया चले जाते हैं दौड़े दौड़े, जैसे अभी उस्मान ख्वाजा का भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने यही कहा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं कि इंडिया के साथ क्योंकि वहाँ पैसा है बहुत, तो अलग एक रवैया है लोगों का, और पाकिस्तान के साथ अलग है। अगर मेरिट पे फैसला हो तो पाकिस्तान के जो हालात हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर आके यहाँ खेलते हैं, बड़ी बड़ी टीमें आके खेल के गई हैं, अच्छी क्रिकेट हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है, तो इन सबको आना चाहिए। लेकिन ये गोरे हैं ना, इनकी बात से ज्यादा। चलें, आपकी आवाज़ चली गई, गालिबन आप कह रहे हैं कि ये गोरे हैं, इनकी आवाज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब सिफारतकारी है पाकिस्तान की क्रिकेट में? देखिए, मैं समझता हूँ डैमेज तो कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो जो एक फ़ज़ा बन गई थी इन दो टीमों के इनकार के बाद, न्यूजीलैंड का यहाँ आके जाना और फिर इंग्लैंड का इनकार करना, तो लग रहा था कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट फिर बंद हो जाएगी इस मुल्क में जी। तो ये जब जाहिर है इस वजाहत के बाद, माजरत के बाद लोगों को समझ आई कि ज़्यादती की गई पाकिस्तान से, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि माइक एथरटन ने कमाल रोल प्ले किया है, जितना लताड़ा उन्होंने अपने बोर्ड को, और उसके बाद डेविड गावर का बड़ा रोल है, बाकी और बहुत से रोल है, लेकिन ये बड़े नाम हैं उनकी इंग्लैंड क्रिकेट के। जब ये लताड़ रहे थे तो फिर उनको समझ आ गई कि इनको चूंकि फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, फिर उन्हें ये करना पड़ा, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है और फ्यूचर हमारा ब्राइट है इस सवाल जी। क्विकली जाहिर साहब, वसीम खान के इस्तीफे की हम बात कर रहे थे, तो रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी बनते ही कुछ ही दिन, तकरीबन 18 दिन ही हुए, 3 इस्तीफे आए हैं। आपके ख्याल में ये एक बड़ी तब्दीली, अच्छी तब्दीली कहनी चाहिए, या वो जो तब्दीली की लहर है ये वो है? दुआ, असल बात यह है कि रमीज़ राजा जो है ना, पाकिस्तान की तरफ से T20 नहीं खेले, 57 टेस्ट खेले, 198 वनडे खेले, तो आते ही उन्होंने T20 खेलना शुरू कर दिया। देसी लफाज में बयान करूं तो भल सफाई शुरू की हुई है उन्होंने, क्योंकि जब वो आए थे एहसान मानी को तवसी मिलने का चांस था, उन्होंने रिज़ाइन दिया, फिर हेड कोच मिसबा गए, फिर बॉलिंग कोच वकार यूनुस गए, अब वसीम खान गए। वसीम खान लगता था कि वसीम खान अपनी सीट पर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अभी 4 माह बाकी थे और 30 लाख 1 महीने के ले रहे थे। अगर हाँ ये हो सकता था, अगर वो रिज़ाइन ना देते, उनको निकाला जाता, तो 1 साल के गालबन 3.5 करोड़ रुपया उनको देना पड़ता। 10-12 लाख वाले भी जाएंगे जाएंगे, इसके बाद भी बारी आएगी और विकेटें गिरती रहेंगी रमीज जिस रफ्तार से खेल रहे हैं। चलें, फिर ये तो भल सफाई हुई। बहरहाल जी, तब्दीली है, तब्दीली वही अच्छी होती है जो पॉजिटिव और क्रिकेट के लिए उसकी बेहतरी हो। सलीम खालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जाहिद मकसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।